तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ कंजंक्शन में तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। इसके पहले 2 पार्ट में बता चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। जो बचा हुआ है उसे आप देखिए। लिखिए, यदि वाक्य में शर्त प्रकट होता है तो शर्त प्रकट करने वाले वाक्य में शर्त वाले वाक्य को तथा दूसरा क्लाज, शर्त वाले क्लाज को तथा दूसरा क्लाज यानी प्रिंसिपल क्लाज को, दोनों को फ्यूचर टेंस में ही, दोनों को हिंदी में फ्यूचर टेंस में कहते हैं, किंतु अंग्रेजी बनाते समय जो शर्त वाला वाक्य है उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा दूसरा क्लाज अर्थात प्रिंसिपल क्लाज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आगे भी सिंथेसिस में भी बताया गया है, जैसे इफ़ यू कम टू मी कामा आई शैल हेल्प यू। इफ़ यू कम टू मी कामा आई शैल हेल्प यू। अब इफ़ यू कम टू मी ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जब कहेंगे हिंदी में तो फ्यूचर में कहेंगे, यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसे ही हो जाएगा, when you come to me, comma, I shall help you. When you come to me, comma, I shall help you. तो when या if से शर्त वाला वाक्य है, और ये हमेशा जो है अंग्रेजी में तो लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस में और दूसरा फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन जब इसको हिंदी में किया जाएगा तो फ्यूचर टेंस में ही कहा जाएगा। आगे लिखिए, लिस्ट या लीएसटी, लिस्ट कोष्ठ में लिख लीजिए। इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि कोष्ठ बंद के साथ हमेशा शुड आता है, इसके साथ हमेशा शुड आता है और इसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इसके बाद वाला क्लाज निगेटिव नहीं होता है। जैसे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। अब ऐसे नहीं हो सकता है कि वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल, ऐसा वाक्य नहीं हो सकता है। जब होगा तो ये होगा वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड होगा और निगेटिव नहीं रहेगा, यू शुड फॉल। अगला नियम लिखिए, रिगार्ड कामा डिस्क्राइब कामा रिप्रेजेंट कामा मेंशन MENTION मेंशन कामा डिफाइन DEFI यानी कामा ट्रीट TREAT ट्रीट। आदि वर्ब्स के पश्चात एज का प्रयोग होता है, एज का प्रयोग होता है। जैसे ही रिगार्ड्स मी एज हिज गार्जियन।
ही रिगार्ड्स मी एज हिज गार्जियन। ही ट्रीट्स मी एज ए फ्रेंड। एज ए फ्रेंड। आगे लिखिए, नेम या नेमी, नेम कामा काल कामा थिंक THIN के थिंक कामा कंसीडर आदि वर्ब्स के पश्चात एज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई थिंक हिम ए सिली बॉय। आई थिंक हिम ए सिली बॉय। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आई थिंक हिम एज ए सिली बॉय, ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता है। आई थिंक हिम ए सिली बॉय। अगला नियम लिखिए, एज इफ तथा एज दो, इन दोनों का अर्थ मानो होता है। इन दोनों का अर्थ मानो होता है और ये शर्त या कल्पना प्रकट करते हैं। अतः इनके बाद आने वाले क्लाज में हमेशा वेयर का प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग होता है, चाहे उसका सब्जेक्ट कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। जैसे he talks as if he were a mat। he talks as if he were a mat। तो अब यहाँ ही के साथ वाज आना चाहिए, लेकिन एज इफ के बाद हमेशा वेयर ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो हो जाएगा ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ए मैट। अगला नियम लिखिए, सपोज और इफ का साथ साथ प्रयोग नहीं होता है। सपोज और इफ दोनों का एक ही साथ प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों शर्त प्रकट करते हैं और इनका अर्थ यदि होता है। यदि, जैसे सपोजिंग इफ द प्रिंसिपल कम्स, कामा you will be fined। supposing if the principal comes, कामा you will be fined। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि सपोजिंग और इफ दोनों आ गया। इसका अर्थ क्या हो गया, यदि प्रिंसिपल आएंगे तो यू विल बी फाइंड, आप दंडित किए जाएंगे। तो दो बार यदि दो शर्त नहीं होगी। लेकिन लड़के अर्थ लगाते हैं सपोजिंग इफ द प्रिंसिपल कम्स का अर्थ है मान लीजिए यदि प्रिंसिपल आते हैं। तो सपोजिंग का अर्थ मान लीजिए यहाँ नहीं है, यदि ही अर्थ लगाइए। दो बार जो सपोजिंग का अर्थ है वही इफ का अर्थ है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं होगा। तो क्या सही होगा, सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स, कामा यू विल बी फाइंड। सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स, कामा यू विल बी फाइंड। या ऐसे भी हो सकता है, इफ लगाइए इफ द प्रिंसिपल कम्स, कामा यू विल बी फाइंड। इफ द प्रिंसिपल कम्स, कामा यू विल बी फाइंड।
तो चाहे सपोजिंग लगा के बना दीजिए या इफ लगा के बना दीजिए, लेकिन दोनों एक साथ लगा के नहीं बना सकते हैं। लिखिए अगला नियम, एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता है। एज के पश्चात सो का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है। एज के पश्चात सो का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं होता है। केवल दूसरे क्लास को अलग करने के लिए कामा लगा दिया जाता है। केवल दूसरे क्लास को अलग करने के लिए कामा लगा दिया जाता है। जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, कामा नहीं, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो I shall not be able to attend college. So I shall not be able to attend college. गलत हो गया प्रयोग ये, एज है तो, और वैसे भी नियम है कि एक ही कंजंक्शन होना चाहिए, तो दो क्लास के बीच में एक ही कंजंक्शन एज आ गया, इसलिए सो की जरूरत नहीं है, वहाँ केवल कामा होगा। तो सही क्या हो जाएगा, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल कामा एज I am not feeling well, comma, I shall not be able to attend college. I shall not be able to attend college. नीचे लिख लीजिए नोट, नोट, एज के पश्चात सो का प्रयोग केवल, एज के पश्चात सो का प्रयोग केवल जोर डालने के लिए किया जा सकता है, जोर डालने के लिए किया जा सकता है। जैसे एज यू सो, SOW, एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो, फिर कामा लगाएंगे, कामा भी लगाएंगे और सो तब लगाएंगे, कामा so shall you reap. As you sow, 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 comma, sow, so shall you reap. As you sow, SOW यहाँ रहेगा, so पहला, कामा, और उसके बाद जो so आएगा तो SO रहेगा। As you sow, comma, so shall you reap. जैसा तुम बोओगे so shall you reap, वैसा ही तुम काटोगे। जैसा तुम बोओगे या जो भी तुम बोओगे वही काटोगे। तो जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए सो का प्रयोग हो गया है। देखिए डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। यानी आगे थोड़ा और लिख लीजिए तब व्याख्या करें। और एवं इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब डायरेक्ट स्पीच रहेगा तो कामा इन्वर्टेड कामा रहेगा, उसके अंदर बंद रहेगा, इन्वर्टेड कामा बंद रहेगा, तो वहाँ दैट नहीं लगा सकते हैं। जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तब दैट लगाते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड्स जुटे रहते हैं तो वो व्हाट, व्हेन, व्हाई से जुटे रहते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों से, क्वेश्चन वर्ड से जुटे रहते हैं, तो उनके पहले भी हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही सेड दैट कामा इन्वर्टेड कामा आई विल गिव यू ए पेन, आई विल गिव यू ए पेन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए, ही सेड
कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल गिव यू ए पेन। ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल गिव यू ए पेन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। दूसरा उदाहरण लिखिए, ही आस्क्ड मी, he asked me why Ram did not go to school. He asked me why Ram did not go to school. ये सही है। अगर इसको इसे कह दिया जाए, ही आस्क्ड मी दैट वाई राम डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई के पहले दैट नहीं लेगा। ही आस्क्ड मी दैट वाई राम डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। लिखिए, सिंस का जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, सिंस का जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है तो सिंस से पहले वाले क्लाज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस से पहले वाले क्लाज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा सिंस के बाद वाले क्लाज में सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 years passed since my cousin has died। 5 years passed since my cousin has died, तो गलत हो गया। 5 वर्ष बीत गए, मेरे कजिन मरे हैं, तो कजिन मरे हैं ये समय ज़्यादा लंबा हुआ। 5 वर्ष बीत गए, वो तो बीत रहे हैं, अभी अभी बीते हैं, तो जो काम तुरंत हुआ रहता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और जो देर से हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो सही क्या हो जाएगा, 5 years हैव पास्ट, 5 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, आज अभी व्यतीत हो रहा है ना, आगे भी व्यतीत होता जाएगा, तो ये काम तुरंत 5 वर्ष व्यतीत हुआ है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। 5 years हैव पास्ट सिंस माई कजिन डाइड। 5 years have passed since my cousin died। लिखिए, लास्ट नियम, बिकॉज का प्रयोग। बिकॉज कारण बताता है, बिकॉज कारण बताता है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतया प्रथम उपवाक्य में होता है। एज और सिंस का प्रयोग साधारणतया प्रथम उपवाक्य में होता है, अर्थात प्रथम क्लाज में होता है, पहले क्लाज में होता है। जबकि बिकॉज का प्रयोग 2 में से बाद वाले उपवाक्य में होता है। 2 में से बाद वाले उपवाक्य में होता है, यानी बाद वाले क्लास में होता है। जैसे एज ही इज वीक कामा ही शुड टेक रेस्ट। एज ही इज वीक कामा ही शुड टेक रेस्ट, तो पहला क्लास ही इज वीक है, एज ही इज वीक है, इसीलिए एज पहले हो गया है। सिंस ही इज वीक कामा ही शुड टेक रेस्ट। सिंस ही इज वीक कामा ही शुड टेक रेस्ट, तो एज और सिंस पहले आ जाता है, लेकिन बिकॉज बाद वाले में होता है, तो अब उसको उल्टा करना पड़ेगा। ही शुड टेक रेस्ट बिकॉज ही इज वीक। ही शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है। तो बिकॉज का प्रयोग होगा बीच में, और एज और सिंस पहले भी आ जाते हैं। यद्यपि अब एज सिंस का प्रयोग वर्तमान समय में बीच में भी कर दिया जा रहा है, लोग कर दे रहे हैं। जैसे ये भी हो सकता है, ही शुड टेक रेस्ट एज ही इज वीक।
ऐसे भी प्रयोग हो जा रहा है, लेकिन जो व्याकरण से है वो ऐसे ही है, वो पहले क्लास में आ जाना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको बताया कंजंक्शन का प्रयोग। अब 2-4 उदाहरण भी इसका आप देख लीजिए। I shall leave for Delhi when my father will come. I shall leave for Delhi when my father will come. इसमें क्या गड़बड़ी है? शर्त है when my father will come, I shall leave for Delhi, तो when my father will come ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो हो जाएगा I shall leave for Delhi when my father comes, या when my father comes, I shall leave for Delhi. I regard him friend. रिगार्ड के बाद क्या आता है? एज आता है, तो हो जाएगा आई रिगार्ड हिम एज फ्रेंड। आई डाउट दैट ही विल कम, आई डाउट दैट ही विल कम, तो डाउट लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए ये? इफ या वेदर में से, तो हो जाएगा आई डाउट वेदर ही विल कम। वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल, वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल, तो आप जानते हैं लेस्ट के बाद शुड आता है, तो हो जाएगा वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी इज मैड, योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी इज मैड, तो आप जानते हैं क्या गड़बड़ी है? एज इफ या एज दो के बाद हमेशा वेयर आता है, तो क्या हो जाएगा? योर सिस्टर टॉक्स as if she were mad. Unless you do not work hard, you cannot pass. Unless you do not work hard, you cannot pass. तो आप जानते हैं unless जब आता है या until आता है तो फिर नेगेटिव नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? Unless you work hard, you cannot pass. वर्क हार्ड अनलेस यू वांट टू पास, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करिए अनलेस यू वांट टू पास, अर्थ ही गड़बड़ है। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो अनलेस यू वांट टू पास, यदि तुम पास नहीं होना चाहते हो तो गलत है, तो अनलेस की जगह क्या होना चाहिए? इफ। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। 10 years passed when I left the government service, 10 years passed when I left the government service, गलत है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 10 years have passed since I left the government service, ये हो जाएगा। He asked me that why they had gone there, he asked me that why they had gone there, तो यहाँ that और why दोनों आ गया है, गलत है, दैट हट जाएगा, केवल वाई रहेगा। ही आस्क्ड मी वाई दे हैड गॉन देयर। ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम, ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम, वह आपकी मदद करेगा यदि आप उसके पास जाएंगे। तो शर्त वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है, इसमें उल्टा कर दिया है, शर्त वाले को फ्यूचर में कर दिया है, तो शर्त वाला प्रेजेंट में होगा और ये फ्यूचर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल हेल्प यू इफ यू गो टू हिम।